हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक्चुअली इस वीडियो में बहुत कुछ अलग करने वाला हूँ। पहले तो ये कि मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि मैं जो भी आपसे कहता हूँ वो एक्चुअली उसे मीन करता हूँ। और दूसरा, मैंने कल एक्चुअली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डेल्टा कॉप और डीमार्ट के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसा एक्सपेक्टेड था कि मुझे काफ़ी गालियां भी पड़ी डीमार्ट, स्पेशली डीमार्ट के रिजल्ट्स को डिस्कस करने के बाद। बट शायद लोग मुझे गलत समझे हैं। मैं भी एक आप लोगों की तरह ही एक इन्वेस्टर हूँ, एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। मेरा भी मकसद एक ही है कि भैया प्रॉफिट कमाना है मार्केट से। बट फर्क ये है कि मैं किसी भी कंपनी से पर्सनली अटैच नहीं होता हूँ या उसको अपना ईगो इशू नहीं बना लेता हूँ। अपना बेसिकली कि क्या है कि अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी जब ओवर वैल्यूड लगने लगती है तब मैं उस स्टॉक को सेल करके निकल जाता हूं। तो इसमें आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली होता क्या है इंडियन मार्केट में स्पेसिफिकली, काफी लोग क्या होता है वो एक ईगो इशू बना लेते हैं कि नहीं, अगर मैं ये शेयर होल्ड कर रहा हूं तो ये नीचे गिर ही नहीं सकता। क्यों गिर रहा है, जो इसको बेच रहे हैं वो गधे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपने अपने कैपेसिटी में डिसीजन लेते हैं, सब लोग रैशनली डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है किसी का सही हो जाए, किसी का गलत हो जाए। तो ऐसे बेफिजूल में कुछ भी गालियां देने का कोई मकसद नहीं है। ऑब्वियसली फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। अगर फ्यूचर देखा होता, हमें एग्जैक्टली पता होता कि अगले दिन कौन सा स्टॉक परफॉर्म करने वाला है, तो मैं भी शायद आप लोगों के सामने बैठ के वीडियो नहीं बना रहा होता। मैं भी बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुगाड़ के उन स्टॉक्स में लगा देता और फिर कुछ ही टाइम में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। तो ऑब्वियसली हमेशा कोई सही नहीं हो सकता। बट कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, लॉजिक के साथ रख रहा है, तो आप उसे काउंटर करिए लॉजिक के साथ। जबरदस्ती गालियां देने का कोई लॉजिक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्चुअली अपना चैनल दिखाना चाहूँगा। जो एक्चुअली मुझे कुछ कमेंट्स मिले हैं, तो लास्ट कमेंट आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। हाँ, सॉरी, हाँ ये वाला। इट सीम्स यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। हाँ, तो एक्चुअली मेरे लिए ये नया नया है। बट ऑब्वियसली मैंने दो चीज़ सीखी है कि पहले तो लोग जब आपको गालियाँ देने लगे तो आप समझ जाइए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा ये कि गालियाँ तो पड़ेंगी, चाहे आप अच्छा काम करें चाहे आप बुरा काम करें, गालियाँ तो पड़ेंगी। तो गालियों से डरना नहीं चाहिए। बट हाँ, ऑब्वियसली मेरा नया नया है तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। और थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मैंने डॉन बॉस्को से कॉमर्स और अकाउंटिंग किया है क्लास 12। उसके बाद जेवियर से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, सेंट जेवियर्स कोलकाता। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से मैंने एमबीए फाइनेंस किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं, और मैं हमेशा ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ। बट ऑब्वियसली एजुकेशन कोई गारंटी नहीं है कि भैया एजुकेशन अच्छी है तो आप स्टॉक मार्केट में भी अच्छा करोगे। ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है। बट इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ पहले तो आप जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा, या मैं उन अपने पोर्टफोलियो के टॉप 3 स्टॉक्स को दिखाना चाहूँगा जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मेरे टॉप 3 होल्डिंग्स हैं। तो चलिए, आप जैसे देख सकते हैं, ये ऑब्वियसली शायद ही पहले किसी यूट्यूबर ने ऐसा किया हो। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेरी नंबर 1 होल्डिंग है ग्लोबल स्पिरिट, जो मैंने 1500 क्वांटिटी ली थी 425 के प्राइस पे। तो जब लिया था तब इतना प्राइस इतना नहीं था। बट क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, प्राइस राइज हुआ है, तो अभी इसकी जो वैल्यू है अबव 22 लैक्स हो गई है। और इसके बावजूद मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखे जाए तो मेरे पास और अलग अलग स्टॉक्स है, बट क्योंकि उनमें रिटर्न्स इतना जनरेट नहीं हुआ है तो अभी वो उस मार्केट प्राइस पर नहीं पहुंचे हैं जिस पर ग्लोबल स्पिरिट है। सेकंड आप देख सकते हैं टाटा पावर। मैंने 7000 की क्वांटिटी पे ली थी टाटा पावर, जिसकी एवरेज कॉस्ट प्राइस है 97.63। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अर्ली आइडेंटिफाई किया था टाटा पावर को। तो और तीसरा मेरा स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो अभी बहुत चर्चा में है, अभी बहुत न्यूज़ में है। तो जैसे कि मैं कहता हूं कि किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना बहुत अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मेरा इसका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 102.44 एंड अभी अराउंड 260 चल रहा है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना प्रॉफिट मेरे मेरे लिए सिर्फ ये तीनों स्टॉक जनरेट करके दे रहे हैं।
और ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस करता हूँ डी मार्ट के बारे में, एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। तो एवेन्यू सुपरमार्ट, बेसिकली एवेन्यू सुपरमार्ट या डी मार्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हमेशा से ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद भी अगर मौका मिलेगा तो इस स्टॉक का जरूर लूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लॉन्ग टर्म ये शेयर ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में कभी आपको लॉस बना के नहीं देगा। लेकिन ऑब्वियसली जितना अभी एज ऑफ नाउ, जैसा मैं बोलता हूं कि बाइंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डीमार्ट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट आप किस प्राइस पे बाय कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं स्टॉक, आज भी कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि डीमार्ट को लेकर अभी मुझे ये ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो आप आज भी देख सकते हैं 5% गिरा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये कुछ रिकवर कर जाए, क्योंकि डीमार्ट ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा फेवरेट स्टॉक है। तो जबरदस्ती, आई मीन आप मुझे लॉजिक से काउंटर करिए, बट डीमार्ट के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा हूं तो उसकी वजह से आप मुझे गालियां दें, ये लॉजिकल नहीं लगता है। तो मेरी भी अपनी लॉजिक है, ऑब्वियसली मुझे भी बहुत सारे टेक्निकल चार्ट्स पढ़ने आते हैं, फंडामेंटल्स देखने आते हैं, बट वो सब ज्यादा टेक्निकल्स बात करके कोई फायदा नहीं है। उसको उससे कुछ ही लोग समझ पाएंगे, ज्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे। तो मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों के साथ आसान भाषा में डिस्कस करूं कि मैं क्या सोचता हूं स्टॉक के बारे में और अपनी लाइफ से रिलेट कर सकूं। तो आ, मेरी क्या रीजन है डीमार्ट बेसिकली अभी नहीं लेने की, या डीमार्ट को लेकर अभी भी मैं उतना बुलिश नहीं हूं। वो ये कि आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका पीई अराउंड 187 दिखा रहा है अभी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डीमार्ट में, आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं आज के गिरने के बाद 2,76,000 हो गया है। तो चलिए पहले मैं टिकर ऐप खोल लेता हूं जिसमें आप को एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में टिकर ऐप पे भी 174 का पीई दिखा रहा है और करंट प्राइस है इसका 4,276। तो बेसिकली मैं क्या ट्राई करता हूं, ये आप लोग इसमें ये भी आप जान सकते हैं कि मैं कब किसी शेयर को सेल करने की कोशिश करता हूं या सेल कर देता हूं। अगर मेरे पास डीमार्ट होता तो मैं शायद अभी तक सेल कर चुका होता, या इससे ऊंचे लेवल पे जब था तब सेल कर चुका होता, रिजल्ट्स की वेट नहीं कर रहा होता, क्योंकि मुझे ये काफी ओवर वैल्यूड लगता। और मार्केट में क्या है कि अल्टीमेटली वैल्यूएशंस कैचअप कर ही लेंगी। आप एक स्टॉक अपने वैल्यूएशन से ज्यादा दिन तक ओवर वैल्यूड नहीं रह सकता। हाँ ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिमांड में है, लेकिन जब देखेंगे कि जो अर्निंग्स है वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आ रही हैं तो स्टॉक में करेक्शन आएगा ही है। एंड ऑब्वियसली करेक्शन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मेरे लिए जो रेड फ्लैग है वो ये, आप क्वार्टरली अर्निंग्स देख सकते हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स से। ऑब्वियसली ठीक है, कोविड का इम्पैक्ट था तो इतनी नेट सेल्स ग्रो नहीं की, वो फैक्टर ठीक है। बट दिसंबर में आप देख सकते हैं सेल्स काफी ग्रो की है कंपेयर टू सितंबर। बट आप ईपीएस देखिए, नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा ग्रो किया है, 448 से 585। ईपीएस आप देखिए 7 से 9 हो गया है। तो रिजल्ट्स अनडाउटेडली बहुत बहुत अच्छे आए हैं। बट आप ये कंसिडर करिए कि सपोज जो अभी तो वैसे भी कोविड फिर से आ गया है, तो फिर से नेट सेल्स पे असर पड़ेगा। एंड मे बी इस ईयर भी काफी ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव ये सब चलता रहे तो मे बी इम्पैक्ट पड़े। बट उसके बावजूद अगर, और ये लास्ट क्वार्टर में अक्टूबर से दिसंबर तक कोविड का इतना इम्पैक्ट नहीं था, तो उस वजह से रिजल्ट्स अच्छे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ईपीएस स्क्रीन पे 9.04 दिखा रहा है। चलिए 10 भी कंसिडर करते हैं। अगर 10 को नेक्स्ट ईयर के लिए कंसिडर करते हैं तो 10 इंटू 4 40 ईपीएस हो जाता है नेक्स्ट ईयर का। या चलिए अगर ग्रोथ भी कंसिडर करें तो भी 50 ईपीएस लेके चलें, तो 50 ईपीएस के हिसाब से भी अगर करंट प्राइस देखें 4,250 के आसपास, तो 85 का पीई हो रहा है। तो 85 का पीई फ्रैंकली, पी का मतलब क्या, बेसिकली आप 85 रुपीज लगा के 1 रुपए की अर्निंग्स कमा रहे हो। तो मुझे बेसिकली थोड़ा सा अभी भी ओवर वैल्यूड लग रहा है। हो सकता है मार्केट्स एक्चुअली कुछ खा नहीं जाता, मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है। एनालिस्ट लोग बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट ऐसे नहीं चलता, बट अल्टीमेटली मार्केट्स
भी लोगों से बना है, तो लोग क्या सोचते हैं, उनके सेंटिमेंट्स क्या है, वो बहुत फर्क पड़ता है उन चीज़ों से। तो उस हिसाब से मुझे फ्रैंकली अभी ओवर वैल्यूड लग रहा है ये। अब इसको बेसिकली एक जैसे मैं जो स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ, टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, वो है रिवर्स डिस्काउंटेड फ्लो कैश एनालिसिस। तो उसमें बेसिकली क्या है कि बेसिकली अभी जो प्राइस है उसको जस्टिफाई करने के लिए फ्यूचर में कितना कैश फ्लोज होना चाहिए, तो वो मैं यूज करता हूँ। थोड़ी टेक्निकल हो जाती है बट उससे अप्रोक्सीमेटली आइडिया हो जाता है क्योंकि उससे हमें आज का प्राइस पता है, तो उससे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैश फ्लोज कितने होने चाहिए, और ये देख सकते हैं कि सही में उतने कैश फ्लोज जनरेट करने की कैपेसिटी है क्या फ्यूचर में, ताकि प्रेजेंट प्राइस को जस्टिफाई कर सके ये स्टॉक। चलिए नेक्स्ट जो शेयर आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो मैं आप लोगों से बेसिकली इस वीडियो में मेरा एक पर्पस ये भी है क्योंकि सारे यूट्यूबर्स ये बहुत डिस्कस करते हैं कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, बट बहुत कम यूट्यूबर्स ये डिस्कस करते हैं कि शेयर को सेल कब करना चाहिए। तो और इसमें एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बेसिकली मैंने सेल क्यों किया। कोशिश करता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जैसे जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है वो जानते हैं कि मैंने 240 पे ओलेक्ट्रा लेके 840 पे सेल किया था और मेरे पास 2000 क्वांटिटी थी। तो ओलेक्ट्रा भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के दिया, एंड 840 पे सेल करने के बाद भी शेयर प्राइस अराउंड 900 गया है। एक्सक्यूज मी। तो बेसिकली हम लोगों को नहीं पता है कि शेयर प्राइस की पीक क्या है। हम लोग मैं बेसिकली प्रेफर करता हूं कि शेयर प्राइस जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ रहा होता है, तब मैं सेल कर दूं अगर मुझे ओवर वैल्यूड लगता है तो। बट ऑब्वियसली मैं सेल किया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर प्राइस टूट जाएगा। मैं कोई राकेश झुनझुनवाला तो हूं नहीं कि बेसिकली शेयर सेल किया एंड मार्केट टूट गया या वो शेयर गिर गया। तो वही मैं प्रॉफिट अपना बुक कर लिया, उसके बाद अगर शेयर और बढ़ता है तो अच्छी बात है, बट मैं उसको कोई दुख नहीं मानता ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शेयर प्राइस कितना बढ़ने वाला था। तो 840 पे मैंने बेचा था, तो एक बार ये 900 भी गया, बट अभी आप देख सकते हैं काफी दिन से कंसोलिडेशन के फेज में है। अभी 813 चल रहा है इसका प्राइस, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रेजेंट जो इसका प्राइस अर्निंग्स रेशियो है वो 345 है। तो सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। 800 का अगर प्राइस चल रहा है इसका, तो बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर की ईपीएस कितनी होनी चाहिए जो 800 के प्राइस को जस्टिफाई कर सके। सपोज अगर 50 भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल पी एवरेज पी अगर 50 कंसिडर करते हैं, तो उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर की जो अर्निंग्स है 800 डिवाइड बाय 50, तो अर्निंग्स कितनी होनी चाहिए, 16 के आसपास होनी चाहिए। एंड देखते हैं इसके लास्ट कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स वो जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं एडजस्टेड ईपीएस सितंबर 2020 में 0.27, 0.56, उसके बाद 1.1, 0.25, 0.45। तो फ्यूचर के लिए ऑर्डर बहुत आ रहे हैं, तभी ये मैंने शेयर लिया था कि इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है ना, ऐसा हो भी रहा है। तो फ्यूचर से ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। लेकिन आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में 0.45 का ईपीएस था। तो सब कुछ कंसिडर करने के बाद भी हर क्वार्टर का जो ईपीएस है वो अराउंड 4 होना चाहिए, तब पूरे ईयर का ईपीएस 16 होगा। और तब हमें अभी का फॉरवर्ड पी रेशियो अगर 16 होती है अर्निंग्स, तो फॉरवर्ड पी रेशियो अराउंड 50 मिलेगा। तो मुझे लगता है 0.45 से 4 पर जाना नेक्स्ट क्वार्टर के लिए थोड़ा सा काफी मुश्किल होगा इनफैक्ट। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट क्वार्टर का वेट कर रहा हूँ। आई मीन अभी जो अक्टूबर से दिसंबर तक के रिजल्ट्स आएंगे उसमें बहुत नजर गड़ा के बैठा हूँ। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो या बहुत अच्छे आते हैं, सपोज 4-5 के आसपास ईपीएस आता है, तो ऑब्वियसली मैं कंसिडर करूंगा इस शेयर में वापस एंट्री लेने का। बट अभी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसलिए मैं इसको शेयर को सेल कर दिया। इसी में डिस्कस करते हैं ग्लोबल स्पिरिट। जैसे आप देख सकते थे, मैंने आप लोगों को दिखाया ग्लोबल स्पिरिट मेरी नंबर 1 होल्डिंग है इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस। तो अभी इसकी वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म क्वांटिटी 0 है। इसका मतलब ये है कि 1 साल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे ये शेयर लिए हुए 6 to 7 मंथ्स ही हुए हैं।
425 से 1495 चला गया है, ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न्स है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ग्लोबल स्पिरिट पे मुझे 16 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है अभी, बट उसके बावजूद मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ। एंड अभी मेरा कोई प्लान नहीं है ग्लोबल स्पिरिट सेल करने का, तो देखते हैं क्यों। अभी आज आप इसका प्राइस देख सकते हैं, ये 1495 के आसपास है, पी अराउंड 25 है, तो अभी भी बहुत रीजनेबल है। और चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं शुरू के सितंबर 2020 से दिसंबर मार्च में इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं हुए थे, बट लास्ट 2 क्वार्टर्स से आप देख सकते हैं ग्रोथ नेट सेल्स में बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। हाँ, जून से सितंबर 2021 में थोड़ा सा डिप आया था नेट प्रॉफिट में, वो इसलिए क्योंकि ओवरऑल रॉ मटेरियल्स के प्राइस हर जगह बढ़ रहे हैं, एंड ईपीएस भी हल्का सा डिप हुआ था, बट ईपीएस आप देख सकते हैं 18 है। अगर 18 को भी नेक्स्ट ईयर के लिए कंसिडर करें तो नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स का ईपीएस 72 हो जाता है। तो बेसिकली अगर 72 ईपीएस है और प्राइस अराउंड 1400 समथिंग है, तो कहने का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली फॉरवर्ड पीई 1400 डिवाइड बाय 70 के आसपास अगर कंसिडर करें तो उस हिसाब से 20 का पीई रेशियो हो जाता है, और बहुत बहुत रीजनेबल लगता है मुझे 20 का पीई रेशियो। एट द सेम टाइम जो इथेनॉल की डिमांड है वो और बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ग्रोथ भी काफ़ी आने वाली है। कंपनी बहुत अग्रेसिवली प्रमोट कर रही है इथेनॉल प्रोडक्शन को, एंड तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अभी फ़िलहाल सेल करना चाहूँगा। एंड जैसे आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो का पर्पस यही था कि ये बता सकूँगी कि कोई भी स्टॉक को आप सेल कब करें। बाय तो आप ऑब्वियसली आप हर जगह जहां देखो आपको फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वेबसाइट, फोरम्स, यूट्यूब, हर जगह रिकमेंडेशन मिल जाएंगे, आप ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, बट अल्टीमेटली सेल कब करें? ऐसा तो है नहीं कि भाई हर स्टॉक टाइटन की तरह होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन उठाया और वो 600 गुना 700 गुना हो गया, बट वैसा अगर प्राइस जो है वो अगर अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं रही तो प्राइस भी उतना नहीं बढ़ेगा। तो जो मेरा ओपिनियन है, एटलीस्ट मेरा ओपिनियन सही हो गलत हो, बट एटलीस्ट ओपिनियन मेरा है। और दूसरी बात ये कि डीमार्ट को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डीमार्ट से। इनफैक्ट मैं खुद लेना चाहता हूँ डीमार्ट। और जैसे राकेश दमानी जी हैं, वो रमेश दमानी जी सॉरी, वो बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और बहुत ही उनके काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं मैंने। वो काफ़ी रीजनेबल इंसान है, काफ़ी स्मार्ट इंसान है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं किसी भी प्राइस पे डीमार्ट ले लूंगा। मुझे जब प्राइस रीजनेबल लगेगा, वैल्यूएशन सही लगेगी, तब मैं एंटर करूंगा। अभी मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है तो लग रहा है। एंड किसी भी शेयर को ऑब्वियसली बढ़ने को ये कितना भी अभी भी बढ़ सकता है। ऑब्वियसली मार्केट में सेंटिमेंट्स डीमार्ट को लेकर हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। एनालिस्ट लोग कुछ भी बोले तो हो सकता है ये 5000 6000 टच कर जाए, बट मैं फ्रैंकली नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अभी फेवरेबल नहीं है। तो चलिए आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज़ ये वीडियो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ अपने खुद की स्टडी करिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए, या किसी भी ऐसे इंसान को जिसको आप पर्सनली जानते हो और उसके ऊपर भरोसा करते हो तो उससे बात करिए। इस वीडियो को बाय या सेल रिकमेंडेशन की तरह ट्रीट मत करिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, आप लोगों को, कि आप लोग मेरी इस न्यू जर्नी में मेरा सपोर्ट कर रहे हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।